सुखी भवेयं निदुःखो अहं नीचं अहं विहिता च मे सुखी होन्तो मज्जता च यवेरिनो। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ समय पहले मैं पुणे गया था तो एक लड़की ने मुझे कुछ प्रश्न किया था हमारे सामाजिक पारिवारिक जीवन के अनुसंधान में। तो आज उसी के अनुसंधान में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमेशा की तरह मुझे थोड़ा मेरी भाषा टूटी हुई है, मुझे कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, आपको चलाना पड़ेगा। तो इंसान समय चक्र के अनुसार बदलता रहता है। हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा संबंध है, हमारा पारिवारिक संबंध है, माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चे परिवार है, उसमें संवादिता भी होती है, कोई बार विवादिता भी होती है। तो ये इंसान समय चक्र के अनुसार उसमें परिवर्तन लाता रहता है। जो शादी ब्याह है उसमें, और उसका क्या क्या किस तरह से परिवर्तन लाता है और क्या होता है उसे मैं कोशिश करता हूँ कि समझाने की। हालांकि कहाँ तक मैं सफल होऊंगा वो देखना पड़ेगा। पहला है अरेंज्ड मैरिज। इंसान जो स्वच्छंदी जीवन था, माने एक पहलू से गुजरा था इंसान। स्वच्छंदी जीवन माने तुम जो करना है वो करो, तुम्हें कोई कुछ भी तरह का नियम पालन नहीं करना है, किसी से वफादारी नहीं करना है, किसी से, बस स्वच्छंदी जीवन जियो, एक हिप्पी की तरह। और ये हिप्पी की तरह ज़िंदगी जीने में जो कुछ उसके गैर फायदे थे, उसको डिसएडवांटेज उसके थे, उस बात को कुछ बुद्धिशाली और समझदार लोगों ने भांप लिया। तो उन्होंने उसमें परिवर्तन लाए। ये परिवर्तन लाए और अरेंज्ड मैरिज की शुरुआत हुई। अरेंज्ड मैरिज के फ़ायदे और गैर फायदे में छोटे में बताऊंगा कि अरेंज्ड मैरिज में एक फ़ायदा यह है कि इंसान अनिश्चितता में कूद पड़ता है। परिवार है, समाज है, मित्र है, माता पिता हैं, भाई भगिनी, सबका सहयोग मिलता है। और जो पात्र होता है, युवान होता है, युवती होता है, उनका मैरिज जो होता है वो परिवार से, समाज से होता है। तो उनके लिए कुछ भी निश्चित नहीं होता है। वो बिल्कुल ऐसा अंधेरे में कूद पड़ने जैसा है। मानिए मुझे अगर यहाँ से जाना है अहमदाबाद या तो भूसावल जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? बस निकल पड़ता हूँ, कहीं पर भी निकल पड़ता हूँ और मैं पहुँच जाऊंगा। हो सकता है मैं किसी से पूछूंगा कहीं पर, कैसा करके मैं पहुँच जाऊंगा। लेकिन यहाँ से कुछ भी तय नहीं होगा कि मुझे इस मार्ग से जाना है, ऐसे जाना है। तो ये जो अरेंज्ड मैरिज में है कुछ ऐसा होता है, इंसान अंधेरे में कूद पड़ता है परिवार समाज के मार्गदर्शन से। तो होता यह है कि इंसान के पास कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, कोई भी धारणा नहीं होती है, कोई भी अपेक्षाएं नहीं होती है सामने वाले व्यक्ति के प्रति। जो पति पत्नी है एक दूसरे के प्रति किस दूसरे को मालूम ही नहीं है दोनों को कि सामने वाला कैसा है, और अगर कैसा है वो मालूम नहीं है तो कैसा होगा वो भी मालूम नहीं होगा, वो भी अपेक्षा नहीं होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि समाज में जो अरेंज्ड मैरिज है वो कैसे भी करके लाइफ टाइम तक टिक जाते हैं। ये समाज में हम देख सकते हैं। उसका ये बेनिफिट है कि इंसान अनिश्चितता के कारण, कोई अपेक्षा रहित होने के कारण, एक्सपेक्टेशन नहीं होने के कारण इंसान चल पड़ता है और मुड़ते 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 जीवन पसार हो जाता है। सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो ये उसका बेनिफिट है। दूसरी तरफ से होता यह है कि अरेंज्ड मैरिज में कोई बार जीवन है वो एकदम नर्क जैसा बन जाता है, दोजख जैसा बन जाता है, और फिर भी इंसान जिए जाता है और पूरा जीवन पसार कर देता है। जीवन है बिल्कुल निरर्थक हो जाता है और जीवन में कोई भी रस नहीं होता है, फिर भी इंसान जी लेता है। तो हमारे पास समाज में डिवोर्स के लिए, समाज में ऐसी बहुत सारा
बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करके जो अलग होना चाहिए वो इंसान अलग नहीं होता है या तो नहीं हो सकता है, क्योंकि परिवार है, समाज है, मित्र वर्तुल है, उनका उसे सहयोग मिलता है, उसका उसे दबाव मिलता है, तो वो अलग नहीं होते हैं और जीवन है पूरा दुखमय भी गुजार देता है। तो यह उसका एक गैरफ़ायदा भी है। ये गैरफ़ायदे और फ़ायदे को, ये गैरफ़ायदा जो था उसको देखकर वहीं जो सज्जन बुद्धिजीवी समझदार लोगों से उन्होंने थोड़ा चेंज किया और चेंज करके उसमें से लव मैरिज ढूंढ निकाला। प्रेम विवाह इंसान कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि समाज में सबसे ज़्यादा ब्रेकअप प्रेम विवाह में होता है और प्रेम विवाह टूट जाता है। ये टूट जाने का कारण है एक्सपेक्टेशन। जैसे जो अरेंज्ड मैरिज में नहीं था वो इसमें है, इंसान के पास एक धारणा होती है, क्योंकि प्रेम विवाह में दोनों एक दूसरे को समझे हुए होते हैं, एक दूसरे को जानते हुए होते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो उसके अंदर एक प्रकार की निश्चितता पैदा होती है। और हम सब जानते हैं कि जीवन निश्चित नहीं होता है। तो पति पत्नी में क्या होता है, पति पत्नी दोनों के एक दूसरे के प्रति कुछ धारणाएं होती है, कुछ अपेक्षाएं होती है और समय के साथ अपेक्षाएं बदल जाती है। फिर जो धारणाएं थी वो खंडित होती है, अपेक्षाएं थी वो खंडित होती है आगे जाकर। तो ये उनको बड़ा ही हर्ट होता है कि तो मैंने तो उनके पास ऐसा मैंने चाहा था, वो तो ऐसा नहीं निकला। पति सोचता है कि मैंने तो उसको ऐसी मानी थी, वो ऐसी नहीं निकली। ये होना ही है, क्योंकि जो प्रेम विवाह है उसमें इंसान निश्चितता को मद्देनज़र रखता है। उसको लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसी है, इसीलिए मैं मैरिज करूं। लेकिन आगे जाकर समय इंसान को बदल देता है, तो आगे जाकर कहाँ तक हम सफल होंगे वो कुछ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए इंसान को अगर फिर होता यह है कि जो धारणा हमारी थोड़ी सी भी खंडित होती है तो इंसान को बहुत बड़ा हर्ट होता है, क्योंकि अपेक्षा की इमारत इंसान ही खड़ी करता है और उसमें थोड़ी सी इक्का दुक्का कंकड़ भी निकल गया तो इंसान को बड़ा सा हर्ट होता है। इतना ही नहीं, इंसान हमेशा सुख है उससे ज़्यादा सुख चाहता है, जितनी अपेक्षा है उससे ज़्यादा अपेक्षा परिपूर्ण करना चाहता है। मानी अपना पति जिसके साथ प्रेम विवाह किया है, उसके प्रति जो अपेक्षा थी, उनको वो अपेक्षा उतनी ही पूरी हो यह मंजूर नहीं होता। वो कहता है कि तुम मुझे इतना प्रेम देते थे तो अभी और ज़्यादा दो, अभी और ज़्यादा दो। ये क्योंकि अपेक्षा थी, तो अपेक्षा में बढ़ोतरी इंसान चाहता है। दूसरी तरफ पति भी इसी तरह का अपेक्षा से घिरा हुआ होता है। ये उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों हमने देखे। इसी उसका जो गैर फायदा है उसी कारण से समाज में ब्रेकअप हो जाता है। और इसी उसके गैर फायदे के कारण जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो समझदार वर्ग था, उसने लिव इन रिलेशनशिप का खोज निकाला। अभी लिव इन रिलेशनशिप, ये लव मैरिज का जो गैर फायदा था उसी को देखकर लिव इन रिलेशनशिप खोज निकाला था। माने कुछ समय तक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसको कहते हैं, कुछ समय तक साथ रहने का, ठीक लगा तो साथ जिएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसका भी गैर फायदा और फ़ायदा दोनों हम समझ सकते हैं, बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि इंसान में अपेक्षा होती है, वो धारणा होती है, वही उसे नाराज़ करती है, उसका जीवन में वो अवरोध पैदा करती है। वो कहता है कि उसके साथ तो मैंने इसी तरह की धारणा बनाई थी, हम थोड़े साथ में जीवन भर थोड़े साथ में रहने वाले थे, हम तो थोड़े समय के लिए ही रहने वाले थे, इसीलिए छोड़ दो। इस तरह का बार बार इंसान को, जैसे हम खाना बदलते हैं, रोज़ सब्जी रोटी बदलते हैं, एक ही अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से इंसान का एटीट्यूड भी वैसा हो जाता है। उसको बदलना उसकी आदत गिर जाती है। इसी का भी जो डिसएडवांटेज था उसको सज्जन लोगों ने ढूंढ निकाला कि ये उसके गैर फायदे हैं, ये उसका डिसएडवांटेज। तो उन्होंने एक बहुत भयानक, बहुत ख़राब चीज़ खोज निकाली, वो है स्वच्छंदी जीवन। स्वच्छंदी जीवन मानी तुम चाहो सो करो, एक हिप्पी जैसा, मानी जिसके साथ रहना है वो रहो, कोई वफादारी का ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ वफादारी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना संबंध तुम किसी के साथ भी रखो और कुछ भी करो तुम।
ये बड़ा ही भयानक पहलू है समाज व्यवस्था का और इंसान के हित का। तो ये जो गैर फ़ायदा को हटाने के लिए, फ़ायदा प्राप्त करने के लिए इस तरह से उत्तरोत्तर इंसान है कोई बार बहुत ही खराब चीज़ों में प्रवृत्त हो जाता है। तो उनका हम स्वच्छंदी जीवन जीते हैं, उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हुआ कि ठोकर खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि ठोकर खाने की आदत गिर जाती है इंसान को। पैर लहूलुहान हो भी गए तो भी उसको ठोकर खाने में अच्छा लगेगा। स्वच्छंदी जीवन का कोई भी मतलब नहीं है। मानी जो दुख एक व्यक्ति से हमें मिलता था वो हमें पसंद नहीं था, हमें अलग अलग व्यक्ति से दुख मिले और वो भी बहुत ज़्यादा, तो वो हमें पसंद है। तो ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल ही उचित नहीं है। इस प्रकार की जो भावना है वो हमारा बहुत नुकसानकारक है समाज के हित के लिए। तो इसी का जो ये गैर फ़ायदा ढूंढा समाज ने, समझदार बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने देख लिया कि ये उसके गैर फ़ायदे हैं, तो फिर से वही अरेंज्ड मैरिज का शुरुआत हुआ। तो ये जो स्वच्छंदी जीवन है, कोई बार होता यह है कि समय चक्र के साथ इंसान बदल जाता है इंसान को। और यह भी सत्य है कि इंसान को परिवर्तन के साथ कदम मिलाना चाहिए, नहीं तो परिवर्तन हमें घसीट के ले जाता है। लेकिन हम यह नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम ब्राज़ील या ग्रीस देश में नहीं जी रहे जहाँ के लोग ज़्यादा स्वच्छंदी होते हैं, ज़्यादा ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम वृत्तियाँ होती है, बहुत ज़्यादा ही वो प्रवृत्त होते हैं उसमें। ऐसा हमारा इंडिया नहीं है। तो समय से पहले हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें समय से पहले कुछ करेंगे तो एक कम्युनिटी के, एक छोटी सी कम्युनिटी में हम बंध के रह जाएंगे। समय के साथ चलना उचित होता है। समय से पहले भी मत चलना नहीं चाहिए और समय के बाद भी नहीं चलना। समय के साथ साथ कदम मिलाना। 2 कदम अगर समय से पहले निकल जाते हैं तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे 1000 कदम समय के आगे निकल गए और बड़ा पूरा बदलाहट ला दिया कि ऐसा समाज होना चाहिए जैसे कि ग्रीस देश में, ब्राज़ील में, तो ये बात उचित नहीं है। अभी मैं बात करता हूँ, वो जो लड़की थी उसने मुझे प्रश्न किया था। हमारा जो सामाजिक जीवन है, कोई बार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की बात कितनी सही है कि कहीं पर भी हम सुख नहीं ढूंढ सकते हैं, कहीं सुख नहीं है, कोई भी इंसान इस दुनिया में सुखी नहीं है। तो परिवार में, समाज में कितना विवाद होता है, कितनी खींचतान होती है। हमें बहुत आश्चर्य होता है कि इंसानी जीवन कितना छोटा है, हमें मिला है तो हम एक दूसरे के साथ जो प्यार से रहना चाहिए वो नहीं रहते हैं। हम एक दूसरे से जो वैवाहिक जीवन में बंधे हैं तो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम से रहना चाहिए वो नहीं रहते हैं, और एक दूसरे के प्रति कितना हम अहित करते रहते हैं। तो मेरा उसी के अनुसंधान में वो लड़की ने प्रश्न किया था कि उनका विवाह हो गया और हुआ यह कि उनका जो भूतकाल का उनका मंगनी हो चुका था, उसका उनके अतीत में किसी के साथ। और वो उनका जैसे कि कोई समाज में होता है ना कि बुआ की या तो मामा का परिवार में संबंध बनाते हैं, तो उनका परिवार में मंगनी हुआ था, यानी क्या उसको कुछ तो अलग अलग महाराष्ट्र में बोलते होंगे। तो ऐसा हुआ था। अभी शादी हो जाने के बाद हुआ यह कि उनको जो अतीत है वो उसको झकझोरता है, अतीत उसे याद आता है। फिर वो जो अफेयर था उनको वो उनकी जुगाली करती है और उस जो लड़का था उनको एक बार उन्हें कॉल करती हैं कि आप हमारा जो अभी जो था वो गया, अभी मेरा जीवन नया है, ये मेरा नया जीवन हुआ है, तो अभी
हम अपना अपना जीवन तय करेंगे, इस तरह का बात होती है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि हम दूसरे की पीड़ा को समझ नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं प्रथम पुरुष एक वचन हूँ, आप द्वितीय पुरुष एक वचन है, वो थर्ड पार्टी हो तृतीय पुरुष एक वचन है। हम सब एक दूसरे का जो पीड़ा है, एक दूसरे का जो सुख है, उसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं। आप क्या फील करते हैं उसे मैं एज इट इज़ फील नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या फील करता हूँ, मैं कैसा सुख दुख फील करता हूँ वो आप या कोई थर्ड पार्टी वो फील नहीं कर सकती है, क्योंकि ये इंसान सिर्फ अनुमान लगाता है कि उसको कैसा फील होता होगा। सिर्फ अनुमान लगाता है कि जैसे उसके हाथ में पिन चुभता है तो उसे कैसा अनुभव होता होगा। तो अनुमान लगाने के बाद उसे पीड़ा महसूस नहीं होती है। इस कारण से इंसान एक दूसरे को दुख देता है और इसी कारण से एक दूसरे को सुख भी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी हम कहीं पर भी वैवाहिक संबंध में बन जाते हैं, किसी से विवाह कर लेते हैं, तो फिर हमारा अतीत को जला देना पड़ेगा। हम अतीत को भूल जाना चाहिए। अतीत चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी इफ़ेक्टिव हो, क्या हो, वो हम कुछ भी नहीं सोचना। ये हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। किस तरह से आप उसका जो गंभीरता है वो समझ नहीं सकते हैं। एक बात है कि पहले तो आपने किसी के साथ संबंध था अतीत में, किसी के साथ अच्छे व्यवहार थे, अच्छा रिलेशंस था। अभी आपने गलती किया, गलती करके दूसरा किसी के साथ विवाह कर लिया, शादी कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, जो था वो चला गया। उनको क्या हर्ट हुआ क्या नहीं, ये सब वो जानता है, वो आपको अभी समझने का ज़रूरत नहीं है। छोड़ दिया सो छोड़ दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको हम भूल नहीं सकते हैं ना, उसको कभी त्यागना नहीं, और जिसको त्याग दिया है उसे भूल जाना। जो गलती से छूट जाता है तो उसको वापस किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, लोगों का सहयोग लेना, ये हो सकता है। गलती से छूट जाता है तो अगर हम इरादे से छोड़ दिया है तो फिर ऐसा मत करिए, क्योंकि आपने पहले एक जो इंसान था उसको हर्ट किया, वो ख़त्म हो गया। अभी बात ख़त्म हो गई, वो चला गया, उसने अपना राह चुन लिया। दूसरी तरफ अभी आप अपने जीवन में प्रवृत्त हो गए, शादी ब्याह में प्रवृत्त। अभी आप अगर उनके बारे में सोचेंगे, उनका आप प्राधान्य देंगे, उसको अगर आप ये जो संबंध मुर्दा हो गया था, वो मुर्दे को आप ज़मीन में से निकालेंगे तो उसमें से दुर्गंध आएगी, वो कुछ भी काम का नहीं है। आप अभी उसके बारे में सोचेंगे तो क्या होगा मालूम है? आप दो गुना अपराध कर रहे हैं। एक तो पहले आपने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, उसको हर्ट किया, उसको छोड़ दिया सो छोड़ दिया। आदमी बहुत ही स्थिति स्थापक होता है आदमी, और कोई आदमी तो बड़ा ही मोटी चमड़ी का होता है, उसको कितना भी हर्ट करो वो संभल जाता है। तो वो आदमी थोड़ी दूर जाकर उसको हर्ट हुआ था वो संभल जाएगा, वो कुछ भी अपना जीवन तय कर लेगा, वो अपना जीवन तय कर लेगा। वो सुखी है दुखी है उसके सामने मत देखिए। आपका जीवन है। अगर आप टोटालिटी से जो अपना पति है, अपना जो बेटर हाफ है, उसको सुख देने का प्रयत्न करिए, उसको सुख देने का प्रयत्न करिए, उसको जितना हो सके उसको प्यार दीजिए। स्त्री का स्वभाव पैसिव होता है, उसे पैसिव बनना चाहिए, और जो पुरुष है उसका स्वभाव एक्टिव होता है। वो अपनी एक्टिविटी के द्वारा जो पत्नी है उसे सुख देता है। ये दोनों एक दूसरे को अगर सुख नहीं देंगे तो वैवाहिक जो जीवन है वो ख़त्म हो जाता है। और क्या होता है कि पहले
आपने एक इंसान को हर्ट किया, अभी उनको याद करके आप दूसरे व्यक्ति को हर्ट कर रहे हैं, बहुत गलत है, बहुत बड़ा अपराध है ये। क्यों? क्योंकि आपने एक इंसान की हत्या की, गलती से की, इरादे से, किसी भी तरह से एक इंसान को आपने डुबो दिया। ठीक है, वो संभल जाएंगे, समय उसको संभाल ही देगा, वो उसके लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी होता यह है कि आप उनको हम याद करते हैं, उनको हम प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरे की हत्या कर रहे हैं, हम दूसरे को भी प्रभावित कर रहे हैं, हम दूसरे को भी बेवफा बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा समझने जैसा है। और जो हमारे मन में, पुरुष का मन में एक बहुत बड़ा भाव यह होता है कि वो वफादारी की कामना करता है अपना बेटर हाफ के प्रति। उनको लगता है कि जो मेरे बेटर हाफ है वो मेरे से वफादारी करे। तो उनको जब भी ऐसा लगता है कि वो वफादारी नहीं करती है, नहीं करता है, उसे बड़ी ही चोट लगती है। वो चोट वो कोई बार पुरुष होता है तो वो क्रोध में निकलती है, और स्त्री होती है तो वो आंसू में निकल जाती है। तो ये जो हमारा सामाजिक जीवन है वो इसी तरह से चलता है। मैंने ये जो लड़की थी उनको मैं यही गाइडेंस दिया कि जो हुआ सो हुआ, अतीत हम जब भी शादी कर लेते हैं, हम पारिवारिक जीवन जीते हैं, तो अतीत का कोई भी मूल्य होता नहीं है। अतीत को जला देना, हमें क्रूर बनना पड़ता है। ये क्रूरता नहीं है, हमारी समझदारी है। हमें बिल्कुल क्रूर बनना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ही हार्टलेस बनना पड़ेगा। ये तीसरे व्यक्ति के लिए, अभी आपके लिए वो तीसरा व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो मेरा छोटा सा निवेदन है, आप जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरा वीडियो में कुछ आपने अच्छा पाया है तो लाइक करना, और मुझे कुछ कमेंट करना कि जो भी है ऐसा संबंध में बने हैं। और हर एक का होता है कि दो संबंध होते हैं, एक अतीत भी होता है, एक प्रेजेंट भी होता है। तो अतीत को बिल्कुल जला दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल ही आप याद मत करिए, उसकी जुगाली मत करिए। आप अंदर से जो आपका प्रेजेंट है, जो आपका वर्तमान है, उसको आप पोषण करिए। अपना पति है, अपना जो वर्तमान जीवन है, उसको आप प्राधान्य दीजिए, उनको आप प्यार दीजिए, जितना हो सके उसको आप प्यार दीजिए। तो आप क्या करेंगे मालूम है? आप होगा क्या मालूम है? आप इतना बड़ा पुण्य करेंगे कि गुण की हमेशा प्रशंसा की जाती है। समाज में, संसार में गुणों की प्रशंसा की जाती है। आपको आपका ये गुण है, आपको क्या क्या नहीं देगा, उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा इतना छोटा सा, जितने भी ये चैनल देख रहे हैं और जितने भी लोग हैं, जिसके सामने भी ऐसा क्वेश्चन आया हो, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसी बातों से बहुत ही सजग रहे और अच्छी तरह से जीवन जिए। अपना जो समाज जो है, जहाँ वैवाहिक जीवन है, उसे एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को प्यार देने की कोशिश करें। जो अतीत है उसको बिल्कुल ही भूल जाए, बिल्कुल ही छोड़ दे। आप हार्टलेस बन जाइए। वो हार्टलेसनेस नहीं है, वो आपकी समझदारी है, वो आपकी भलाई है, वो आपका पुण्य कर्म है, उसको आप समझिए बराबर। ठीक है, तो मैं आज के इस अवसर पर इतना कह के मैं मेरे इस देशना को ख़त्म करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। अहम अवेरोमि अव्यापजोमि अनिगोमि सुखियतानं अहं वीयमय्यम् आचारी उपज्जाया माता पितरु हित सत्ता मजतीक सत्ता वैरी सत्ता।
अविराओन्तु अव्यापजाहोन्तु सुखीयतानं परिहरन्तु दुःखामुचन्तु यथा लब्ध संपत्तितो मा विगच्छन्तु कमस्सकाति। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, मेरे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।